हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे। और ये जो अपनी सीरीज चल रही है एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस की, आप सभी इसका बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो आज के अपने जो एमसीक्यूज है वो 5 नंबर की सीरीज़ है। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग देख लो अपना जो कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था। कितनी पोस्टें निकाली है? 1100 पोस्टें निकाली है। तो उसके लिए हमारा जो संस्थान है वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो हमारे जो नए बैचेस से वो 21 जुलाई और 14 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं इन पर आप अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे जेट और सीयूटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या पिछले साल उन्होंने दिया था बट उनके मार्क्स कम बने हैं और वो अपनी तैयारी को दोबारा से करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। और पहले जो 50 विद्यार्थी जो एडमिशन लेंगे उनको 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो सभी के सभी बच्चे हमारे संस्थान से जल्दी जुड़े। उसके अलावा जो 10वीं के बाद यानी कि 11th-12th के अंदर जो बच्चे एग्रीकल्चर लेते हैं और वो चाहते हैं कि हम हमारा फाउंडेशन कोर्स करें, यानी कि वो अपनी जेट की तैयारी को 11th-12th के साथ ही करना चाहते हैं, तो भी वो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। किसको? छात्राओं को 15,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। तो सभी बच्चे जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए जा रहे हैं वहाँ से अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलो आज की सीरीज़ अपने स्टार्ट करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है खीस के बारे में सही नहीं है, यानी कि बताना है खीस जो है उसके बारे में इनमें से कौन सी जानकारी है जो सही नहीं दी गई है। पहली क्या है? यह नवजात के मल उत्सर्जन यानी कि मेकोनियम, यानी कि जो फर्स्ट विस्टा जो होती है नवजात बछड़े की उसको क्या बोला जाता है? मेकोनियम बोला जाता है, का काम करता है। बी क्या ऑप्शन है? खीस हल्का रेचक है। सी क्या है? खीस में सामान्य दूध से कम पोषक तत्व होते हैं। खीस में नवजात को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सभी के सभी मुझे बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो अपने देखते हैं खीस के बारे में। अगर अपने उसका पर्पस देखते हैं किस उद्देश्य के लिए वो बछड़े को दी जाती है तो अपने पढ़ते हैं यह नवजात बछड़े के जो फर्स्ट विस्टा होती है उसका काम करता है। यह हल्का रेचक भी होता है। ये खीस में नवजात जो बछड़ा पैदा हुआ है उसको क्या देता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। बट खीस में सामान्य दूध से कम पोषक तत्व नहीं होते, इससे ज़्यादा दूध से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, तभी तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर पाता है बछड़े को। इसके अलावा वो जो एडवर्स जो कंडीशन है, जो नया वातावरण बछड़े के लिए पैदा हुआ है वो उसमें जल्दी से सर्वाइव कर पाता है। तो ज़्यादा क्या होंगे? पोषक तत्व होंगे। तो अपने जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि खीस के बारे में ये वाला कथन जो है गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पशुओं में खुरहरा करने के क्या लाभ हैं, यानी कि अपने जो क्या करते हैं? ग्रूमिंग करते हैं। पशुओं के अंदर जो ग्रूमिंग की जाती है उसका क्या लाभ होता है? क्या यह रक्त संचार को बढ़ाता है? क्या यह बाह्य परजीवियों से बचाव करता है? क्या ये दूध उत्पादन में लाभ करता है या उपरोक्त सभी? इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा जिसमें अपने क्या करते हैं? पशुओं की ग्रूमिंग करते हैं। तो अपना जो पशु होता है उसको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं ग्रूमिंग करने के? बताओ फटाफट। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ये वाली वीडियो ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें।
और फटाफट लाइक भी कर दो वीडियो को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अपने उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी कि पशुओं में जो खुरहरा करते हैं, जो ग्रूमिंग करते हैं, उससे क्या होगा? पशुओं के अंदर रक्त संचार बढ़ जाएगा, यानी कि उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से होने लग जाएगा। और जो बाह्य परजीवी है, ग्रूमिंग करेंगे तो बाह्य परजीवी जो होंगे वो भी हट जाएंगे और दूध उत्पादन में लाभ होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तीसरा जो अपनी क्वेश्चन है, कास्टिंग कहलाता है, यानी कि अपनों ने टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था कि कास्टिंग क्या होता है, तो उसके बारे में बताना है कि कास्टिंग क्या होता है। क्या पशुओं के सींग को काटना कास्टिंग कहलाता है, या पशुओं के नाक में छेद करते हैं उसको बोला जाता है, खुर को काटना बोला जाता है, या पशुओं को ज़मीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर जो होगा वो राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पशुओं को ज़मीन पर गिराना। अपने क्या करते हैं? पशुओं को औषधियाँ वगैरह देते हैं या अन्य पर्पज़ के लिए अपने क्या करते हैं? पशुओं को ज़मीन पर गिराते हैं। तो पशुओं को ज़मीन पर गिराना ही क्या कहलाता है? कास्टिंग कहलाता है। और अपने कास्टिंग जो करते हैं तब पशु को कौन सी साइड में गिराते हैं? दाईं साइड में गिराते हैं। बाईं साइड में क्यों नहीं गिराते हैं? क्योंकि बाईं साइड में पशु का क्या होता है? अमाशय होता है, यानी कि जो रुमेन पार्ट होता है वो कौन सी साइड में होता है? बाईं साइड में होता है। इसलिए पशु को बाईं साइड में नहीं गिराते हैं, दाईं साइड में ही गिराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जो डेयरी पशु है उनका अस्थायी दंतसूत्र क्या होता है? अपनों ने पढ़ा था पशुओं के जो आयु निकालने का जो दंतसूत्र होता है, एक अपनों ने स्थायी पढ़ा था और एक अस्थायी पढ़ा था। तो तुमसे कौन सा पूछा है? अस्थायी पूछा है। तो इनमें से कौन सा अस्थायी होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? फटाफट बताओ। इसके साथ साथ मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि इंसाइजर दांत कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं, प्री मोलर कितने होते हैं और मोलर कितने होते हैं। बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर होगा सी, यानी कि अस्थायी कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। इंसाइजर कितने होंगे? ऊपरी जबड़े में 0 होंगे, निचली जबड़े में कितने होंगे? 4। केनाइन कितने होंगे? 0 होंगे। प्री मोलर कितने होंगे? 3 होंगे। और मोलर कितने होंगे? 0 होंगे, क्योंकि मोलर तो हमेशा निकलते ही स्थायी हैं, तो कितने होंगे? 0 होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 20 होगा, यानी कि अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, और ये अस्थायी दांत का फॉर्मूला होता है। अगर स्थायी दांत का पूछा जाता तो कौन सा आंसर राइट होता? डी आंसर राइट होता, क्योंकि यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, यानी कि क्या होगा? ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत कितने होंगे? 0। निचली जबड़े में कितने होंगे? 4। केनाइन कितने होंगे? 0। प्री मोलर कितने होंगे? 3 और मोलर भी कितने होंगे? 3। टोटल कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? स्थायी दंत विन्यास का फॉर्मूला आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो बीमार पशु जो होते हैं उनको स्वस्थ पशुओं से अलग करना कहलाता है। अपने जो बीमार पशु हैं उनको स्वस्थ पशुओं से अलग करना क्या कहलाएगा? क्या डॉकिंग कहलाता है, या कलिंग कहलाता है, या डीबिकिंग कहलाता है, या फल्सिंग कहलाता है, या क्या कहलाता है? फल्सिंग कहलाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? और बाकी ऑप्शन के बारे में पता है तो वो भी मेरे को बताओ साथ के साथ कमेंट सेशन में कि भी हाँ इनको क्या क्या बोलते हैं। तो पांचवा जो अपने क्वेश्चन है, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। डॉकिंग क्या होता है? जो भेड़ जो होती है उसकी पूंछ को काटना।
भेड़ की पूंछ को काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है। डी बिकिंग क्या होता है? जो अपनी मुर्गी जो होती है उसकी चोंच को काटना। मुर्गी की चोंच काटना क्या कहलाता है? डी बिकिंग कहलाता है। फलसिंग क्या होता है? जो अपने जो भेड़ जो होती है, जो गर्भित भेड़ जो होती है, ब्याने से 3 से 4 माह पूर्व उसको क्या देते हैं? एक्स्ट्रा आहार देते हैं। 3 से 4 माह पूर्व क्या करते हैं? जो अतिरिक्त भोजन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फलसिंग कहा जाता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि गाय भैंस के अंदर जो 3 से 4 माह पूर्व, ब्याने के 3 से 4 माह पूर्व जो भोजन देंगे, जो अतिरिक्त भोजन देंगे, उसको क्या बोला जाएगा? मैंने पीछे तुम्हें बता दिया है कि क्या बोला जाता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कितना तुम्हें याद है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, साइलेज का पीएच मान होता है, यानी कि अपना जो अपने साइलेज बनाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है? ए 6.4 होता है, 6.7 होता है, 3.5 या 6.2 होता है। बताओ इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो साइलेज जो होता है वो कैसा होता है? उसमें किण्वन की क्रिया हो जाती है, सूक्ष्म जीव उसको किण्वित कर देते हैं, तो उसमें अम्ल बन जाते हैं। कौन से अम्ल बन जाते हैं? एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। तो उसका पीएच मान कितना होगा? 3.5 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। ये देखो, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो देख लो, जो कृषि पर्यवेक्षक के अपने नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो शॉर्ट नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। 1100 पोस्टें अपने आई हैं। जो बच्चे कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करना चाहते हैं और इसके अलावा जेट CUT की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई फाउंडेशन कोर्स बच्चा करना चाहता है, तो नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। और इसके अलावा यूट्यूब पर भी क्या दी जा रही है? क्वेश्चंस जो हैं और क्लासें जो हैं वो चल रही है। तो सभी बच्चे अपनी तैयारी को रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो क्या हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस लेना चाहते हो वो ऑफलाइन ले लो, जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे यहाँ बेहतर फैसिलिटी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो इसके अलावा कोई भी जानकारी आप सभी को चाहिए नए बैचेस के बारे में या कुछ भी, तो आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, नकलिंग क्या है? यानी कि नकलिंग किसको कहते हैं? क्या पशुओं में चिन्हित करने की जो विधि है उसको नकलिंग बोला जाता है, या सींगरोधन की विधि को बोला जाता है, या दूध दोहन की विधि है, या पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधि? तो नकलिंग क्या होता है? ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो अपना ये जो क्वेश्चन है नकलिंग क्या होता है? दूध दोहन की एक विधि होती है। चिन्हित करने की विधि को अलग अलग मेथड होते हैं चिन्हित करने की, टैगिंग करना, टैगिंग, रंग लगाना, ब्रांडिंग, तो अलग अलग जो चिन्हित करने के मेथड होते हैं उन्हें बोला जाता है। सींगरोधन की जो विधि होती है उसको क्या बोला जाता है? डी हॉर्निंग बोला जाता है। डी हॉर्निंग किसको बोला जाता है? सींगरोधन की विधि को बोला जाता है। पशुओं की आयु ज्ञात करने के मैंने तुम्हें 4 मेथड बताए थे, दांत द्वारा, खुर द्वारा, पशु की शारीरिक दशा को देखकर और उसके सींग द्वारा। चारों के चारों मेथड अपने क्या करते हैं? पशु की आयु को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, सींगरोधन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है?
मैंने कुछ दिन पहले ही तुम्हें पढ़ाया था कि पशुओं में डिसबर्डिंग और डीहॉर्निंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन सा सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। तो बताओ, आरी द्वारा, रासायनिक विधि, विद्युत डीहॉर्नर यंत्र या उपरोक्त सभी। बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन के ये चारों मेथड हैं सींग रोदन के, तीनों मेथड हैं, आरी मेथड, रासायनिक मेथड और डीहॉर्नर यंत्र। इसके अलावा एक मेथड और होता है रबड़ के द्वारा या किसके द्वारा, इलास्टेटेड, जो अपना इलास्टेटेड मेथड होता है। तो इनमें से सबसे अच्छा जो मेथड है वो कौन सा माना जाता है, जो रासायनिक विधि जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। किसका यूज़ करते हैं अपने रासायनिक विधि के अंदर, कौन कौन से 2 रसायन काम में लेते हैं, एक तो अपने KOH लेते हैं और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का काम लेते हैं। एक तो कास्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने यूज़ में लेते हैं। तो सींग रोदन का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, रासायनिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। घोड़े में नाड़ी गति, घोड़े में अपने उसकी नाड़ी गति का मापन किसके द्वारा करते हैं, जो अपना घोड़ा जो होता है उसमें नाड़ी गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है। फर्स्ट फेमोरल ध्वनि, बी मैक्सिलरी ध्वनि और सी कोक्सियल ध्वनि या उरु ध्वनि। तो बताओ इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर की बात करें अपना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैक्सिलरी ध्वनि। घोड़े के अंदर नाड़ी गति किससे ज्ञात करते हैं, मैक्सिलरी ध्वनि से करते हैं। फेमोरल ध्वनि या उरु जो ध्वनि होती है उसके द्वारा किसमें ज्ञात की जाती है नाड़ी गति, भेड़ और जो बकरी होती है उसके अंदर अपने नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। फेमोरल और उरु ध्वनि कहाँ होती है, जो पशु की जो पिछली वाली जो टांगे होती है उनके अंदर की साइड में क्या पाई जाती है, फेमोरल ध्वनि पाई जाती है। कोक्सियल ध्वनि कहाँ होती है, इसके द्वारा किसमें नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, गाय और भैंस के अंदर, गाय और भैंस के अंदर। कोक्सियल ध्वनि कहाँ पाई जाती है, जो अपनी गाय भैंस जो होती है उनकी पूंछ के नीचे कौन सी ध्वनि पाई जाती है, कोक्सियल ध्वनि पाई जाती है। तो घोड़े के अंदर किसके द्वारा करते हैं, मैक्सिलरी ध्वनि द्वारा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, खारे पानी में डेयरी बर्तन धोने हेतु काम में लिया जाने वाला पदार्थ, काम में लिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। क्या वो क्षारीय शोधक है, क्या वो क्षारीय शोधक है, अम्लीय शोधक बोला जाता है, जटिल फॉस्फेट होता है या आदर कारक होता है, या क्या होता है, आदर कारक होता है। तो बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा। खारे पानी के लिए अपने किसका यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो अपने राइट आंसर होगा वो होगा जटिल फॉस्फेट है। अगर अपने खारे पानी से दुग्ध के बर्तन धोने हैं तो अपने किसका यूज़ करेंगे, जटिल फॉस्फेट का यूज़ करेंगे। क्षारीय शोधक जो होता है इससे अपने क्या कर सकते हैं, कांच के, प्लास्टिक के सारे बर्तन इससे धो सकते हैं। अम्लीय शोधक का किसमें, सिर्फ जो डिब्बे जो हैं उनको धोने के लिए ही यूज़ में लिया जाता है। जो आदर कारक है वो वसा के जो बर्तन होते हैं, यानी कि अगर वसा के कण ज़्यादा चिपके हुए हैं, अगर उन बर्तनों को अपनों ने धोना है तो किससे अपने इजीली धो सकते हैं, जो अपना आदर कारक जो होता है उससे इजीली वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सभी के सभी साथ के साथ देखते जाएंगे कि किसके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, और जो क्वेश्चन अगर तुम्हें लग रहा है अभी पहली बार देख रहे हो या जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं उनके लिए अलग से एक नोटबुक लगा लो, उसमें लिखते रहो, ताकि तुम्हें सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बाद में पढ़ने पड़े रिवीजन के टाइम, एग्जाम के टाइम। ओके, अपना 11वां जो क्वेश्चन है, सूअर का नमकीन मांस कहलाता है, यानी कि सूअर का मांस और नमकीन मांस, उसमें से नमकीन मांस को क्या बोला जाता है, क्या उसको पोर्क बोलते हैं, या व्हील बोला जाता है, या वेनिशन बोला जाता है, या बेकन बोला जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बेकोन होगा। सुअर के मांस को तो क्या बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है, बट नमकीन मांस को क्या बोलेंगे, बेकोन बोलेंगे। वेनिनेशन किसको बोला जाता है, जो हिरण का जो मांस होता है उसको वेनिशन बोला जाता है। फिर आता है व्हील। व्हील किसको बोला जाता है, जो नवजात जो बछड़ा पैदा हुआ है उसके मांस को क्या बोला जाता है, उसके मांस को व्हील बोला जाता है। तो समझ में आ गया, बेकोन किसके मांस को बोला जाता है, जो अपना सुअर का जो नमकीन मांस होता है उसको बेकोन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बताना है हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि हे के अंदर नमी की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो शुष्क पदार्थ की मात्रा बताओ, ए 40 से 60%, बी 50 से 60, या 60 से 80, या 85 से 90। पहले शुष्क पदार्थ की बताओ, फिर उसके बाद बताना कि नमी की मात्रा भी कितनी होती है हे के अंदर। अगर अपनी बात करें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, 85 से 90% होगी। शुष्क पदार्थ हे के अंदर कितना पाया जाता है, 85 से 90% पाया जाता है। नमी की बात करें, अगर हे के अंदर नमी कितनी पाई जाती है तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्राइटेरिया दिया होता है। तो तुम क्या याद रखो, 12 से 15 या इसके अलावा 14 से 15। तो तुम एक क्राइटेरिया याद रख लो, मतलब 10 से 15 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से तुम्हें राइट करना होगा। या अगर तुम्हें मेनली बहुत क्लोज अगर दे दे ऑप्शन तो तुम्हें कौन सा राइट करना है, 14 से 15। क्या राइट करना है, 14 से 15% नमी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 85 से 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट लाइक कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट तुम्हें फटाफट हाथों हाथ मिलता रहे। 13वां जो क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं में ऊपरी जबड़े में दांतों की संख्या होती है। अब तुम्हें ये बताना है कि जो पशु होता है उसका जो ऊपरी जबड़ा होता है उसके अंदर टोटल दांत कितने पाए जाते हैं। यानी कि तुम्हें सारे के सारे काउंट करने हैं। प्री मोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, इंसाइजर कितने होते हैं, केनाइन कितने होते हैं। तो सभी के सभी काउंट करके बताओ, क्या ऊपरी जबड़े में 20 दांत पाए जाते हैं, 31 पाए जाते हैं, 9 पाए जाते हैं, या 12 पाए जाते हैं, बताओ। और उसके साथ साथ ये भी बताओ, जो भी राइट आंसर दे रहे हो उसके साथ साथ बताओ कि उनमें से कितने प्री मोलर होंगे, कितने मोलर होंगे, कितने कैनाइन होंगे और कितने इंसाइजर दांत होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तो होगा डी, यानी कि पशु के ऊपरी जबड़े के अंदर कितने दांत पाए जाएंगे, 12 दांत पाए जाएंगे। तो जो फॉर्मूला था उस हिसाब से देख लो, इंसाइजर दांत जो थे वो ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं, 0 पाए जाते हैं। केनाइन भी अपने कितने होते हैं, 0 होते हैं। प्री मोलर कितने होते हैं, 3 होते हैं। मोलर भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी कि ये जबड़े के एक साइड के दांत आगे कितने दांत हो गए, 6 हो गए। तो पूरे जबड़े के निकालने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आगे, 12 दांत। टोटल दांत कितने पाए जाएंगे ऊपरी जबड़े में, 12 दांत पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बताओ मेरे को किस किस का जो क्वेश्चन है राइट हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पशुओं में सींग रोदन, पशुओं में सींग रोदन हेतु उपयुक्त उपकरण है। यानी कि पशुओं का अपने डिसबडिंग कर रहे हैं या डी हॉर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए सींग रोदन हेतु उपयुक्त उपकरण कौन सा है। ये ऑप्शन सही नहीं है, तुम डायरेक्ट ही मुझे बताओ कि सींग रोदन अपने किस से करते हैं, पशुओं के अंदर सींग रोदन अपने किस से करेंगे। पशुओं का सींग रोदन अपने किस उपकरण से करेंगे। तो सींग रोदन के लिए अपने क्या लेते हैं, डी हॉर्नर काम में लेते हैं।
अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, इसका टेम्परेचर कितना रखा जाएगा। डिग्री सेल्सियस के अंदर बताना और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर भी बताना। बताओ, तब तक लास्ट में बताऊंगी मैं तुम्हें इसका आंसर। तो ये तो मैंने बता दिया कि सींग रोदन हेतु उपयुक्त उपकरण कौन सा है, डीहॉर्नर। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है वो देख लो, हमारे कृषि पर्यवेक्षक के नए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे अपनी कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हनुमानगढ़ के सबसे जो अच्छा संस्थान है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और जो हमारे नए बैचेस हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अलावा तुम्हें अगर ये जानकारी प्राप्त करनी हो कि और नए बैच कब से प्रारंभ होंगे तो आप इन नंबरों पर अपनी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल जेट और सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था बट किसी कारणवश उनके मार्क्स जो हैं कम बन रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि दोबारा से तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और फर्स्ट जो 50 विद्यार्थी होंगे उनको 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हम 10th के बाद 11th और 12th के साथ भी अपनी क्या तैयारी को जेट या सीयूटी की तैयारी को करना चाहते हैं, तो वो हमारे जो फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं उनमें इनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें कोई भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित, जेट सीयूटी या कोई भी बैचेस से संबंधित, तो वो इन नंबरों पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। 15वां अपने क्वेश्चन है गुणांकन तालिका द्वारा, यानी कि जो अपना स्कोर कार्ड मेथड है, स्कोर कार्ड मेथड द्वारा चुनाव से सर्वोत्तम पशु के लिए निर्धारण अंक कौन सा है। यानी कि अपना जो स्कोर कार्ड मेथड जो है उसमें अपने क्या करते हैं, एक श्रेणी तैयार करते हैं जिसके अंदर अपने साधारण पशु को रखते हैं, उत्तम पशु होता है और सर्वोत्तम पशु होता है। तो उसके लिए कौन कौन सी श्रेणी निर्धारित की जाती है। तो अपने से किसकी पूछी है, सर्वोत्तम पशु की पूछी है। सर्वोत्तम पशु क्या 25 से 30 अंक की श्रेणी होती है, 50 से 60 या 60 से 65 या 75 से 100 होती है। तो इसका राइट आंसर बताओ मेरे को। तो अपना ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है, सर्वोत्तम पूछा है तो क्या होगी, 75 से 100 होगी। यानी कि 75 से 100 तो अपने किसको मानेंगे, सर्वोत्तम को मानेंगे। अगर अपने से पूछा जाए, उत्तम का पूछा जाए तो उत्तम का कितना होगा, 50 से 75 होगा। और 50 से कम किसका होगा, 50 से कम किसका होगा, जो अपना साधारण पशु होगा उसको 50 से कम अंक दिए जाएंगे। 50 से 75 उत्तम के, सर्वोत्तम के 75 से 100 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डी बिकिंग में चोंच कटाई हेतु अनुपात रखा जाता है। यानी कि अपने जो पक्षी होते हैं अपने उनकी चोंच काटते हैं तो उनकी कटाई का अनुपात अपने कितना रखेंगे, क्या 1/3 1/3 काटेंगे। यानी कि उसकी जो ऊपरी चोंच है वो और उसकी जो निचली चोंच है उसको किस अनुपात के अंदर काटेंगे, क्या 1/3 1/3 काटेंगे या 1/4 1/8 काटेंगे या 1/2 1/2 या 1/6 या 1/2। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपने जो पक्षी जो होते हैं उनकी चोंच जो है किस अनुपात में काटते हैं, 1/4 और 1/8 के अनुपात में। ऊपरी चोंच को कितना काटेंगे, 1/4 काटेंगे यानी कि 25% काट देंगे और 1/8 यानी कि 12.5 अपने किसको काटेंगे, निचली चोंच को काटेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है पशुओं की उम्र। पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं।
अगर अपनों ने पशु की आयु ज्ञात करनी है तो मैं तुम्हें 4 मेथड बताए थे, अगर वो तुम्हें पता है तो इस क्वेश्चन का तुम राइट आंसर दे सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। खुर देखकर, सींग देखकर, दांत देखकर या ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अपना ये जो क्वेश्चन है, अपने पशु की आयु किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, उसके खुर देखकर भी कर सकते हैं, उसके सींग देखकर भी करते हैं, उसके दांत देखकर भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी मेथड आते हैं पशु की उम्र ज्ञात करने के। अगर सर्वोत्तम पूछ लेता तो अपने कौन सा राइट करते, सी ऑप्शन जो है वो अपने राइट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है अपना टैगिंग किसमें प्रचलित है, यानी कि पशुओं को चिन्हित करने की जो विधि है टैगिंग, वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर, मुर्गी के अंदर। जब मैंने तुम्हें ये वाला चैप्टर करवाया था तो सब के सब मैंने तुम्हें मेथड बताए थे और ये भी बताया था कि कौन सा किस पशु के लिए बेस्ट माना जाता है। वैसे तो हर कोई मेथड हर किसी पशु में अपना सकते हैं, बट अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जो स्पेसिफिक जो है वो उसी पशु में अपनाया जाता है। तो मैंने तुम्हें ये बताया था। अब तुम लोग बताओ टैगिंग किस में प्रचलित है, गाय में, भैंस में, भेड़ में या मुर्गी में। तो अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुर्गी। मुर्गी के अंदर अपने क्या करते हैं, टैगिंग कर देते हैं, यानी कि जो अपने पक्षी जो होते हैं उनके अंदर टैगिंग करते हैं। मुर्गी के अंदर अपने क्या कर देते हैं, उसके पैर के अंदर क्या पहना देते हैं, छल्ला पहना देते हैं। तो इस मेथड को और क्या बोला जाता है, छल्ला विधि, छल्ला विधि या रिंग मेथड भी बोला जाता है, या रिंग मेथड भी बोला जाता है। इसके अलावा गाय भैंस में भी करते हैं, बट प्रचलित किसके अंदर है, मुर्गी के अंदर है। भेड़ के तो अंदर अपने क्या करते हैं, उसके कलर लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, कलर लगा देते हैं। गाय भैंस के अंदर क्या करते हैं, अपने टैटूइंग मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टैटूइंग जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, किसके अंदर, गाय भैंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। टैटूइंग है, क्या है टैटूइंग, अभी मैंने तुम्हें बताया है, अब तुम लोग ही बताओगे। पशु को चिन्हित करना, पशु की नस्ल पहचान का तरीका, या पशुओं में सींगरोधन का तरीका है, या आमाशय का वर्गीकरण है। तो बताओ टैटूइंग का राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि पशुओं को चिन्हित करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, टैटूइंग होता है। अब बताओ सभी के सभी मुझे कि टैटूइंग कौन कौन से पशुओं के अंदर प्रचलित है, अभी बता के आई हूँ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास मादा जननांग के किस भाग में होता है, यानी कि जो मादा जो होती है उसके अंडाशय में भ्रूण का विकास होगा, डिंब वाहिनियों में होगा, गर्भाशय में होगा, या योनि में होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अपना जो भ्रूण जो होता है, यानी कि उसके अंदर क्या हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, अपना भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि एम्ब्रियो जो बनता है वो कब बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो एम्ब्रियो जो होगा उसका विकास कहाँ होगा, एम्ब्रियो जाके यूट्रस के अंदर यानी कि गर्भाशय के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा उसका। तो भ्रूण का विकास कहाँ होगा, गर्भाशय के अंदर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आज का अपना जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अपनों ने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपना रिकॉर्ड रख के चलोगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो सभी के सभी मेरे को बताओ फटाफट कमेंट सेशन में 20 में से किसके कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं।
इसके अलावा जो बच्चे लास्ट में जुड़े थे वो देख लो, हमारे कृषि पर्यवेक्षक के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त करके इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जेट और CUT के भी नए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं। 50 विद्यार्थी जो होंगे पहले उनको 10,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा हमारे फाउंडेशन बैचेस जो हैं वो भी प्रारंभ हो चुके हैं। जो बच्चे फाउंडेशन में इनरोल करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं वहाँ पर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।